नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे। आज आपका प्यारा सा सेशन लेकर के और आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में MPSI न्यू सिलेबस, और जिसमें आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा साथ में मध्य प्रदेश राजपत्र, अर्थात ये जो पत्र जारी हुआ है, इस पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होने वाली है उसमें भूकाल आने वाला है। भोकाल कैसे आएगा भैया? भोकाल तो होगा भर्ती से ही। भर्ती में ही इतनी बड़ी कर दिया गया कि भाई अब केवल ऐसा ही बनने वाला, केवल ऐसा ही नहीं बल्कि कलेक्टर के लेवल की तैयारी करेगा वही ऐसा ही बनेगा। खैर, जो भी खेला है समझेंगे, पूरा जानेंगे क्या सही क्या गलत, पूरी आप सभी अपने अपने विचारधाराएं बनाएंगे। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से समझा लेंगे, हमारा कुछ अलग तरीका हो सकता है, कुछ भी अलग समझाने का, तो क्लास थोड़ी बड़ी भी जा सकती है। एडजस्ट डिस्कशन करेंगे विस्तार से। चलिए बिना समझ आया करते हैं शुरुआत। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। और साथ में लास्ट में मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कब क्या होने वाला है उस सब इस चीज़ के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा पूरा, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश का राजपत्र है जो कि जारी हुआ है आपका 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। और यहाँ एक बड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा जारी हुआ है? तो जो गृह विभाग है वहां से जारी किया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया। क्या संशोधन हुआ देखिए। सबसे पहले तो जो पहले से हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें संशोधन किया गया है। और उसमें संशोधन यह किया गया है कि अब जब पहले परीक्षा हमारी एक एक होती थी, एक स्तर की, प्रथम चरण जिसको कहते थे हम, प्रथम चरण, उस स्तर में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो स्तरों में इसको डिवाइड किया गया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दो चरणों में। पहला वाला है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा, जो कि आपकी केवल और केवल क्वालिफाई पद्धति की है, क्वालिफाइंग है। दूसरा है इसमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको देना होगा मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता, अर्थात आपको मेंस भी होना है और उसके बाद में आपको फिजिकल भी देना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। यानी कि आपको अब जो ऐसा ही बनना है तो अब आपको केवल एक स्टेज से नहीं, अब स्टेज होगी आपकी पहली, जो कि केवल क्वालिफाइंग पद्धति की है, केवल और केवल क्वालिफाइंग पद्धति की है। दूसरी होगी आपकी मेंस, और मेंस के ही माध्यम से आप क्या करेंगे? रैंकिंग करेंगे। इस रैंकिंग में अब यहां से रैंकिंग स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, ये 600 नंबर की होगी और यहां पर आपको इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके आगे आगे कैसे कैसे नंबर जुड़ते हैं, 100, 150, 50, जो भी एक एक करके आपका पूरा जुड़ेगा 750 के आसपास। चलिए करते हैं थोड़ा और आगे, और यहां पर हम पहले प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी देख लेते हैं। और प्रारंभिक जो परीक्षाएं केवल और केवल ये क्या होगी? बहुविकल्पों पर आधारित, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, तो क्या सर मेंस लिखित होगी? नहीं, वो भी ऑब्जेक्टिव ही रखेंगे, ये बात तो अच्छी है हमारे लिए। दूसरी क्या है? ऋणात्मक श्रेणी। ऋणात्मक श्रेणी की अगर बात करें हम तो यहां कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होगा। किसमें? प्रीलिम्स में कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अंतिम चयन में प्रासंगिकता नहीं होगी, अर्थात इसके जो नंबर होंगे ये जोड़े नहीं जाएंगे आपकी रैंकिंग में। ठीक, ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा और इसमें कुल कितने प्रश्न आएगा? 100 प्रश्न आएगा। और इसका सिलेबस है जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, विश्लेषणात्मक डेटा है जहां मैथ से मिल सकता है आपको, और इसके साथ इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, कंप्यूटर है, तर्क शक्ति है और आंकड़ा है आपका करंट अफेयर। 10 यूनिट में से अगर आप देखेंगे तो दो तो भाषाओं में चली गई, उसके बाद में एक कंप्यूटर में चली गई, दो मैथ से रीजनिंग मान लीजिए आप। लेकिन ये जो अगली यूनिटें हैं यहाँ जीएस का कितना है? इतिहास 1, भूगोल 2, विज्ञान 3, नागरिक शास्त्र 4 और करंट अफेयर 5। कर दिया भाई सब डिवाइड। 5 भाग पहले जो थे वो तो रखे लेकिन 5 और नए जोड़े, इस तरीके का यहाँ कुछ आपको देखने को मिल रहा है।
इसके बाद में मेंस की एग्जाम होती हैं, तो मेंस में भी आपको कुछ अलग तरीके का दिखाई देगा कि ये जो मेंस हैं, ये परीक्षा कौन सी मेंस की मुख्य परीक्षा जो है वह दो अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। अर्थात यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जो आपकी मेंस हैं वह दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके की जाएगी, जिसके होंगे 2-2 घंटे। क्या होंगे? 2-2 घंटे होंगे, और 2-2 घंटे में आपको 300-300 नंबर के 2 पेपर देने पड़ेंगे। इनके भी अलग अलग वो डिवाइड करेंगे, इनको भी अलग अलग करेंगे, वो 150-150 में 150-150 में करेंगे। ठीक है, 150-150 में इनको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखें आप, प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। ये पूरी चीज मैंने यहाँ लिखी हुई, आपको वही बात यहाँ पर लिख दी है। तकनीकी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा देनी होगी। जो टेक्निकल पोस्ट का देना है उसके लिए देखिए आप, मुख्य परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा देना ही है, लेकिन कोई अगर आपको कोई तकनीकी है, आप कोई टाइप राइटर या जो भी आप जा रहे हो उसकी भी देना पड़ेगी एग्जाम। मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक के आवेदन पर, ये मतलब ये तो यहाँ पर जो आपका गणित वगैरह जो आपका सब्जेक्ट वाइज है उनकी बात कर रहे हैं, ये अलग अलग ही, इनको आप विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगा। स्मार्ट स्टडी अप्रोच, स्मार्ट स्टडी अप्रोच आप सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसका अपडेट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है लिंक, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा, ये कौन सा होगा आपका खंड 2 ग अधीन प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करेगा वो मेन से लिख ही नहीं सकता। तो ये तो हो गई भैया बात पूरी। हम यहाँ पहले देख लेते हैं कि आपका जो शारीरिक यानी फिजिकल वाला होने वाला है वो कैसे है। फिजिकली जो होने वाला है उसकी देखेंगे तो 800 मीटर की दौड़ होगी और उसके 40 अंक मिलेंगे आपको। अभी हमने देखा था कि 600 की तो मेंस हो रही है, मेंस 600 की हो रही है, प्लस देखते हैं, प्लस 40 ये हो रहे हैं 40, और 30 कूद जो है आपकी 30 अंक की है, तो ये हो गए 70, और जो गोला फेंक है वह भी 30 की है, अर्थात 100 अंक ये हो गए, 100 अंक ये हो गए, यानी कि कितने हो गए 700 अंक अभी हमारे टोटल हो चुके हैं। अब देखते हो चलिएगा आपको कितने नंबर का पेपर मिलने वाला है। इंटरव्यू जो है उसका 50, तो टोटल 750 हो जाएंगे। यहां देखें आप, सीधी भर्ती के लिए जो व्यक्तियों की योग्यता है उसमें देखेंगे आप, सूबेदार एसआई जो है विभाग मध्य प्रदेश पुलिस, जो अराजपत्रित होती है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या अर्थात ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद में ये तदेव का मतलब ये कि सेम यही बात चल रही है, सभी के लिए आपकी ग्रेजुएशन मांगा गया। लेकिन उप निरीक्षक रेडियो की देखिएगा आप, यहाँ क्या बोला है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष पत्र मतलब कोई डिप्लोमो प्राप्त किया हो। और इसके बाद में अंगुली चिन्ह शासन द्वारा, ये जो उंगलियों के संबंधी है तो उसकी बात देखेंगे हम, तो गणित, फिजिक्स और रसायन शास्त्र स्नातक की उपाधि के समतुल्य हो, अगर यहाँ इनसे किया हो आपको आपके स्नातक में इनसे संबंधित, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं निरीक्षक। अगला जो है आपका वह देखिए आप, आयुध में क्या मांगा गया है आपका, मैकेनिकल मांगा गया है। और विशेष सशस्त्र बल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको केवल और केवल स्नातक मांगा गया। ठीक है, या उसके समतुल्य भी कोई होगी तो वो भी चलेगी, जैसे इंजीनियरिंग की कोई फील्ड। अब यहाँ देखेंगे आप, ये डिग्री की सारी श्रेणियां लिख दी मैंने, यहाँ आपको पीडीएफ दे दिया है सारी डिग्रियों के बारे में ये अपडेट, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं क्या क्या है डिग्रियों का। ठीक है, उपाधि कौन कौन सी है ये आराम से आप पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मेन हमारा जो है वह है मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो देखना हमारा मेन मकसद है। आ जाइए मुख्य परीक्षा का मेन सिलेबस देखिए। प्रश्न पत्र 1 योजना क्या है सरकार की, क्या है, और प्रश्न पत्र जो 1 है प्रथम उसकी देखिए, प्रश्न पत्र की योजना कैसे कैसे होगी। तो योजनाओं में यहाँ पर फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, इनको इन्होंने नाम दिया है GS1 सामान्य अध्ययन 1 और GS2 सामान्य अध्ययन 2, ये नाम इनको दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसका और क्या असर पड़ेगा।
जो प्रश्न पत्र 1 है वह 2 घंटे का होगा और 300 अंकों का होगा, और इसको भी 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, और वे 2 खंड कौन कौन से हैं? क और ख। क और ख। क ख जो बना है, इस क में 150 अंक के होगा और ये भी 150 अंक का होगा। अब देखिए इसका अंक का बंटवारा किस अंदाज में किया गया है। देखिए जनाब, प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आपकी मेंस की जो एग्जाम है वह भी किस में हो रही है? मेंस की ऑब्जेक्टिव टाइप में हो रही है। ऑब्जेक्टिव टाइप में हो रही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर एग्जाम हो रही है तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या देखना है, और यहां इसके बाद क्या लिखा है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य करने का सेंस, जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं, इसकी जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी है उसके मुताबिक, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो आपको 150 अंक के हमने प्रश्न दिए हैं, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आपको टच करना है, छोड़ना कोई भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि आपको उसमें ऑप्शन चॉइस ही करना हो। इनका ये भी मकसद हो सकता है कि आप मार्क कीजिए, प्रश्न आपने पढ़ा है, आपको नहीं आ रहा तो मार्क कीजिए कम से कम, ऐसा कुछ इनका मूल्यांकन हो सकता है या इस सेंस में हो सकता है, ठीक है। जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको ले रहे होंगे इसमें, लेकिन हो सकता है कि उनकी मंशा यही हो कि आपको सभी प्रश्न में पहुंचना है। मतलब ये कि आपको अगर प्रश्न दिए गए जितने गए सारे, उन सारे प्रश्नों को आप देखेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको मार्क कर दीजिए, पर उसको एक बार आप टच करिए, पढ़िए, उसकी डेस्कटॉप पे जाइए अनिवार्य रूप से। ये बात मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रही, ये मेरा मानना है, ठीक है। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। अब आप अगर आंसर लगा रहे हैं तो आपको ऋणात्मक अंक भी काटा जाएगा। गलत आंसर मिलने पर आपके अंकों में से माइनस मार्किंग की जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर ये अनिवार्य शब्द लिखा तो फिर ऋणात्मक लिखना नहीं होता। जब ऋणात्मक लिखा है तो इसकी वजह से ये अनिवार्य, जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये मार्कर क्यों जोड़ रहा हूं कि आप मार्क कीजिए, इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी मंशा वहां की होगी कि आप एक बार पढ़िए और इसको मार्क कीजिए, ऐसा मेरा मानना है भाई। आपको और देखते हैं आगे चल के इसका और क्या आयोग क्या कहता है आगे चल के, ठीक है। प्रश्न पत्र द्वितीय, सेकंड वाला जो प्रश्न पत्र है वह भी 2 घंटे का होगा और 300 अंक, जिसमें आपको जो अंक 300 तो है, लेकिन इसमें भी 2 खंड डिवाइड किए गए हैं। 2 खंडों में कौन कौन से होंगे? पहला खंड जो है उसमें भी 150 का होगा, जहां आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी करने अनिवार्य होंगे। दूसरे में क्या होगा? ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, अर्थात आपको माइनस नंबर भी मिलेगा, और कितना होगा वो भी नोटिफिकेशन जैसे सब परिवर्तन होगा वो सब मिलने का आपको जानेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जानिए आप। ये जो है ऋणात्मक वाली बात, ये आपको कब मिलेगी? जब मेन अपडेट आएगा आपका, जो ईएसबी द्वारा एक और जो नियम पद आएगी उसकी उत्तर पुस्तिका, उसमें सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ आएगा। पर ये नया पैटर्न अपनाया गया है तो आपको सिलेबस दे दिया गया है, अब आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। ये संकेत है कि एमपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है 2025 में। जो 150 अंक का है खंड ख में, यहां पर देखिए, यहां हमने क्या बोला, यहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहां क्या पूछेगा? इसमें वो 150 तर्क शक्ति और डेटा निर्वचन का पूछेगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे अगले वाले में, खंड ख में देख रहे हैं, जहां भी आपको क्या है, प्रश्न अनिवार्य है और ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं, ये तो ठीक है, ये बात तो सब जगह फिक्स है। कन्फ्यूजन बेस यही रहेगा आपको यहां पर और यहां पर, क्योंकि सब करना है तो फिर ऋणात्मक क्यों, और ऋणात्मक है तो सब क्यों, सबसे बड़ी बात हो। मुझे इसी सेंस में बोल रहा हूं, ऋणात्मक होने के कारण इन्होंने सभी प्रश्न जो लगाए हैं उस सेंस में लगाया है नियम में कि ये वो हो सकता है मार्क करने का, ठीक है। आप एक बात ध्यान दीजिए, ऋणात्मक है तो सभी प्रश्न करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से उसमें चले जाए, जो कंफर्ट में आ रहा हो, नहीं तो मार्क करने का प्रयास कीजिएगा। पाठ्यक्रम, इसमें तो वैसे शब्द धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है, जो मेन जब भर्ती आएगी तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है, तो वहां पर ये बातें क्लियर हमारी होती चली जाएगी। पाठ्यक्रम क्या है? प्रश्न पत्र एक, सामान्य अध्ययन एक, जो है हमारा सामान्य अध्ययन जिसको जीएस कहते हैं, और ये जो शब्दावली देख रहे हैं आपको सामान्य अध्ययन, ये कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलती है। तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, अब एमपी के एसआई सब इंस्पेक्टर साहब, केवल इंस्पेक्टर साहब नहीं, वो कलेक्टर के लेवल की तैयारी करके आएंगे।
यहाँ पर जो आपका भाग पहला वाला है, इसमें हम खंड क देखेंगे, भाग क देखेंगे। उसका सिलेबस देखिए आप 150 अंक, और 150 में क्या आएगा आपका भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास में इसने वो एक चीज भी नहीं छोड़ी जो छोड़ना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कभी, थोड़ी ये कर देना चाहिए। यहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता मिल जाएगी, मौर्य साम्राज्य मिलेगा, गुप्त साम्राज्य मिल जाएगा, हर्षवर्धन 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी के उपमहाद्वीप में आए यात्रियों, जो विदेशी यात्री भारत में आए उनकी बात होगी। सूफी संत परंपराएं आ गई, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, मॉडर्न इंडिया भी आ गया, मॉडर्न इंडिया भी आ गया है। इसके बाद देखिए आप भारत में उपनिवेशवाद कैसे हो रहा, 1857 की क्रांति, औपनिवेशिक नगरीकरण, नगर योजना, महात्मा गांधी, समझ रहे आप, राष्ट्रीय आंदोलन, छोड़ा क्या कुछ, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। अब मैं इस बात को क्यों यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, संविधान का संवैधानिक विकास यहां दे दिया उसने, संवैधानिक विकास यहां दे दिया एक तरीके से, संवैधानिक विकास जिसको कहते हैं हम उसको संविधान निर्माण किया इसने, संवैधानिक विकास, ठीक है, विकास। अब देखिएगा ये जो यहां लिखा हुआ है, अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे, अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स वाला पेपर उठा के, कोई सा भी पेपर उठा के देखेंगे, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, मेंस में भी वहां पर, तो वहां पर पहला जो पेपर मिलेगा आपको देखने को, वहां हिस्ट्रिकल पार्ट ज्यादा देखने को मिलता है, और ये यूनिट सेम एसएससी कॉपी पेस्ट वहां मिलेगी आपको, थोड़ी बहुत लैंग्वेज हेर फेर करके। उसके बाद में आपको देखिए स्वतंत्रता के बाद देश के बीते समय के पुनर्गठन, यानी कि आजादी के बाद के भारत की बात हो रही, ये भी आ गया आपका सिलेबस में। भारतीय समाज की विशेषता, हमारा आर्ट एंड कल्चर में सोसाइटी, भारत की विविधता, भारत की जो डाइवर्सिटी है वो भी कवर हो गई। अब आपको यहां तक तो बात सही थी, अब यहां तो चलो फिर भी ठीक था, कर लेंगे। देखिएगा भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकीय, जनसांख्यिकीय मध्य प्रदेश की जनजातियां क्या छोड़ा है। इस सिलेबस को देखकर तो लग रहा है कि हमारे एमपीपीएससी का सिलेबस भी इससे थोड़ा छोटा मिलेगा शायद, हालांकि छोटा है नहीं है, लेकिन एसआई की पोस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो वो सिलेबस भी कहीं नहीं लगे। खैर अच्छी बात है, अच्छा ज्ञानी महापुरुष जाएगा सिलेक्ट होकर तो वो लोगों की सेवा और अच्छे से करेगा। महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, समझ रहे, वैश्विक स्तर तक बात जाएगी। अभी जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकास, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनका उपचार, क्या छोड़ा है, ये तो मेंस में है यूपीएससी के यार, यूपीएससी के मेंस का टॉपिक है। भारतीय समाज और वैश्वीकरण का प्रभाव, ये भी यूपीएससी मेंस का भाई साहब क्या पेपर सेटअप करने वाला क्या अभी भी नया यूपीएससी सेलेक्ट होके गया है क्या है, उसने उसका सिलेबस याद है मुंह से तो उसने वही टाइप कर दिया। खैर अच्छी बात है, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप इतने एडवांस लेवल के होंगे, आप यूपीएससी भी दे सकते हैं आगे चल के, विचार डरने वाली नहीं है। आप अभी सोच रहे कि ऐसा ही बने, आगे जाके आप आईपीएस भी बन सकते हैं तत्काल प्रभाव से, ये नए सिलेबस के अनुसार। समझ रहे कि आप मान लीजिए कर रहे हैं एमपीएसआई की तैयारी, और जाइए यूपीएससी की पेपर लगाइए, यूपीएससी का पेपर दीजिए, और क्या, क्योंकि तैयारी तो उस लेवल की आपकी है इसी पहले से। क्योंकि अगला जो पेपर है शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, 150, क्या छोड़ा यहाँ, आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से कवर कर ली गई, एक भी पोर्शन नहीं छोड़ा। ऊपर से सामाजिक न्याय जो जोड़ा, सोशल जस्टिस, वह भी इसमें आ गया है। अब देख लीजिए, जो कि सोशल जस्टिस यूपीएससी में मेंस में आता है, हालांकि प्रीलिम्स में भी आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मुद्दे तो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं आपको कि किस लेवल का आपका सिलेबस बना है। अब आप अपने आप को किसी से कम ना आके, अगर एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी करना है, मतलब यूपीएससी लेवल की तैयारी वाला बंदे को टक्कर देने वाला बनना है। हल्का फुल्का इंसान समझेगा वो, मतलब हम एसआई की तैयारी कर रहे तो क्या हल्का में समझे थे, वो है ना पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लेवर समझे हो, वही बात समझ रहे हो ना, वही पैटर्न आप लागू कर सकते हैं अपने ऊपर। अरे घरों मैसेज कीजिए आप, आपका एज भी कितना बड़ा लेवल का एग्जाम लेने जा रहा है आगे। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचे। उसके बाद देखिए आप संघ और राज्यों की जो कार्यपालिका संबंधी जो भी उत्तरदायित्व है वहां का दे दिया गया। तीसरा में क्या है, जो हमारा शक्ति का पृथक्करण किया गया, शक्तियों का, उसकी बात की गई, और निवारण जो है वो कौन करता है, किस तरीके से, जो
संगठन बने हुए, अलग अलग गठन किए गए, उन सभी की हम बात कर रहे हैं। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, कारोबार और ये सभी शक्तियां जो हमारे संसद की वो दिखाई गई यहाँ पर। कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो गठन संबंधी उनके जो कामकाज है उनकी बात की गई है। और केंद्र और राज्यों के द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं। आप मध्य प्रदेश की लाडली बहना देख लीजिए, लाडली बहना मध्य प्रदेश में चली, सरकार बना ले गई और लॉलीपॉप दे गई। हालांकि नहीं, लाडली बहना के माध्यम से अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका प्रभाव आपको कई जगह देखने को मिलेगा। और ये जो योजना मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नाम लिया एग्जाम्पल कनेक्ट करने के लिए कि आपको सारी योजनाएं पढ़ना है, ना केवल भारत की, सॉरी ना केवल मध्य प्रदेश की बल्कि भारत की भी पढ़ना है। ये देखना, केंद्र और राज्यों द्वारा, और राज्यों में केवल मध्य प्रदेश की नहीं, आपको मध्य प्रदेश के जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला करके आपको जो 36 अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं, उन 36 की ही योजनाएं आपको क्या कर लेनी, पढ़ने को मिलेगी। विशेषकर 28 राज्यों की योजनाएं, मात्र 28 राज्य, ज्यादा नहीं है, मात्र, है ना। इन योजनाओं का प्रदर्शन देखिए, केवल योजनाएं नहीं पढ़ना है, उनके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा हो रही है, क्या उससे बेहतर शासन व्यवस्था बन पा रही है, सारी बात। उसके बाद में गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे क्या छूटा है इन 7 यूनिटों में। अगला जो है आपका, ये हमारा कौन सा खंड था, ख था। ये हमने मतलब पहला जो पेपर था हमारा 300 का, 300 वाला जो पहला पेपर था हमारा, उस पहले पेपर में हमने देखा है 2 खंड, जहाँ आपको 150 में तो आपको हिस्ट्री वाला पार्ट मिल रहा है, ना केवल हिस्ट्री बल्कि और भी बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हिस्ट्री को हम प्राथमिकता देंगे कि पहली यूनिट उसी की है। दूसरे में आपको पॉलिटी मिल रही है पूरी तरीके से 150 की, ये भी पॉलिटी आ रही है, हालांकि केवल पॉलिटी नहीं है और आगे बढ़कर भी है इसमें। इन सभी का विस्तार से आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच में, ना केवल नोट्स, तैयारी और टेस्ट, सब कुछ का अनाउंसमेंट कल होगा, फ्री या पेड, आप किस मोड में चाहेंगे। आपके लिए स्मार्ट स्टडी अप्रोच कल बड़ा अनाउंसमेंट करेगा, बिग अनाउंसमेंट, हो जाइए तैयार। खैर आइए, अब हम जानते हैं जो दूसरे वाला पेपर है उसका हम जानते हैं पहला वाला खंड भाग क। इसमें आपको पहली जो यूनिट मिलेगी देखने को वो मिलेगी करंट अफेयर, यहाँ के लिए लिखा। अब अगर एक करंट अफेयर यहाँ लिखा है तो आपको प्रौद्योगिकी का इतिहास तो पढ़ना ही है कि क्या टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन हुए थे पहले, लेकिन उसमें करंट में क्या चल रहा है वो भी पढ़ना है। आर्थिक विकास दोनों ही पढ़ने हैं। फिर से यहाँ जो बता रहा हूं ऐसे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या चल रहा है। ऐसे पर्यावरण संबंधी मुद्दे करंट के ही पूछते मैक्सिमम, तो वो आना है। आंतरिक सुरक्षा, सारे संगठन पढ़ लेने। अब आंतरिक सुरक्षा में आपका क्या छूटा है, ये एक शब्द है जो कि पूरे यूपीएससी मेंस की एक यूनिट है। आपकी भी एक यूनिट बन गई। मुझे तो लगता है कि यूपीएससी का किसी ने तैयार कर दिया पेपर पूरा। ये सारे शब्द वहां है यूपीएससी वाले में, ऐसा ही नवीन तकनीकी है पूरा सिलेबस। भाई आप इसको रीड कीजिएगा एक बार। ये भाई लोकतंत्र में पुलिस सेवा की भूमिका, यहाँ आपको अगर देखा जाए तो जो आपका प्रशासन वाली बात हो रही है उसकी आएगी, तो ये आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सिद्धांतिक पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर सिद्धांत जो आते हैं वो, तो आपको यहाँ देखने को सिद्धांत मिलेंगे कि लोकतंत्र में पुलिसों की जो भूमिका हुई है उसके ऊपर हमारे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या क्या विचारधाराएं कही हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये नए तरीके से, अच्छा नए तरीके से घुमा के पूछा गया है, जहाँ आपको मिलेगा नैतिकता के संबंधी मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगली जो है हमारा भाग ख। इस भाग ख को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको तर्क एवं अंकों की व्याख्या, जहां पर आपको 150 अंक दिए गए। आधार संख्याएं, सांख्यिकी, अंक और उनके संबंध और प्रायिकता की बात हो रही। आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या, जैसे चार्ट है, ग्राफ है, तालिका है, तथ्याकी है और पर्याप्तता आदि। माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन, यहाँ आपका पूरी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग जो आपकी हैं वह भी एक पेपर में पूरा 150 अंक की भूमिका निभाएगी, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को अब छोड़ा नहीं जाएगा, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा विश्लेषण के साथ। तर्क शक्ति में पूरी ऑलरेडी नाम छुपा था, ये भी दे दिया विश्लेषण का और समस्या का समाधान,
बहुत अच्छे से मान लीजिए आप दीजिए, यूपीएससी का फॉर्म डाल दीजिए और लग जाइए एमपीएसआई की तैयारी करने और यूपीएससी के पेपर दीजिए। और क्या, तो ये रहा हमारा सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो पूरा वीडियो किया है आपने। लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा हम 26 जनवरी को एक लाने वाला हूँ मैं सेशन, जहाँ पर आपको 26 जनवरी को एक क्या मिलने वाला है, 26 जनवरी को आप लोग के लिए एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आपको देखना है। उस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन के बारे में अपडेट, एप्लीकेशन के बारे में भी अपडेट दूंगा मैं, और साथ में क्या हो रहा है लॉन्चिंग, उसमें टेस्ट वगैरह कब अपलोड हो जाएंगे वो। दूसरा आपको मिलने वाला है कि इस जो वीडियो के माध्यम से आपको एप्लीकेशन पे जो नोट्स हैं वे नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या पैसे लगेंगे, पेड होंगे या पेड को आप फ्री में भी दे देंगे। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या नए हैं उन सभी को हम कोशिश हमारी ये रहेगी कोई पैसे आप लोगों से ना लिए जाए, सभी को फ्री में दिया जाएगा। जितने भी टेस्ट, जितने भी नोट्स हैं, टेस्ट हैं वे सब आपको फ्री में उपलब्ध होगा। बस इंतज़ार है, कल तक गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन चली जाएगी, एक दो दिन में आपको शो भी होने लग जाएगी। तो आप डाउनलोड करके टेस्ट लगाना प्रारंभ करेंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे, आपके एमपीएसआई संबंधित सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। ना केवल एमपीएसआई, भारत की जितनी भी सरकारी एग्जाम्स है पूरे भारतवर्ष की, जहाँ सभी राज्य समूह वगैरह सब, उन सभी के धीरे धीरे वहाँ आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप उसमें भी जुड़ने के लिए तैयार रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और सभी अपने अपने विषय में महारथी। वे आपको अपना अनुभव साझा कर रहे हैं सभी, और अपने अनुभव से आपको पढ़ा रहे हैं। तो उस अनुभव का लाभ उठाइए, आपको किसी भी तरह की शुल्क ना देनी पड़ रही है। और आपको एक बात बता दें, सरकार ने अगर नया सिलेबस चेंज किया है तो अब कोचिंग मार्केट में एक नया वे चलेगा, आ जाइए हमारा कोर्स खरीदिए, हमसे पढ़िए, हमसे पढ़िए, हमसे पढ़िए। हम आपको कहते हैं हमारा कोर्स मत खरीदिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए, बस डेली जुड़ करके क्लास कीजिए। आपको 1 रुपया नहीं देना, तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दिए। स्मार्ट स्टडी अप्रोच को दीजिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए और स्मार्ट अप्रोच अपनाइए, बिना खर्चे के अपनी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो इसी के साथ रोकते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।